तो आप सभी का इस करंट सीरीज़ में स्वागत है, जिसके तहत हम 2024 के जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यह इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो भारत के मौसम विभाग जो था, इसकी स्थापना जब हुई थी, ये 15 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 15 जनवरी 2024 से 2025 के दौरान एक समारोह चलने वाला है वर्ष भर, और आपको ध्यान रखना है कि इसके 150 वर्ष पूरे हो गए। अब इसका जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिंगल हैंडेड बन सकता है, या फिर आपको सुमेलित करने को दे सकते हैं कि एक तरफ डिपार्टमेंट और कौन से मंत्रालय के तहत आता है। तो भारतीय मौसम विभाग जो है वो किस मंत्रालय के तहत आता है? वह आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ये कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन और अपतटीय तेल अन्वेषण जैसी मौसम संवेदनशील गतिविधियां जो होती थी, उनके लिए पूर्वानुमान मौसम संबंधित भविष्यवाणी करेगा। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नॉर्थ वेस्ट धूल भरी आंधी जैसी जो भी मौसमी संबंधित विनाशकारी स्थितियाँ होती है, उनके बारे में भी चेतावनी देगा। साथ ही साथ कृषि के जल के प्रबंधन के लिए, उद्योग, तेल की खोज के लिए भी आवश्यक मौसम संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। अब इसका विकास कैसे हुआ था? तो 1864 में 2 विनाशकारी चक्रवात कोलकाता के आंध्र प्रदेश तट से टकराए थे। इसी को देखते हुए 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। तो आपको इसका सन ध्यान रखना है, कब की गई थी? 1875 में की गई थी। इसी के साथ प्रतिवर्ष 15 जनवरी को आप देखते हैं कि सेना दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 1947 के युद्ध में सेना को जीत दिलाई गई थी। इसी कारण 1953 में औपचारिक रूप से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के द्वारा इस दिवस को सेना दिवस के रूप में चुना गया था। इसी क्रम में एक और न्यूज़ चर्चा में रही थी कि अर्जेंटीना की मुद्रास्फीति 200% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रास्फीति में 200% की वृद्धि देखी गई है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। वेनेजुला दे देगा, एक अर्जेंटीना दे देगा। अब क्या है कि वेनेजुला जो है वो लगातार न्यूज़ में रहता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ थोड़ा सा रिफॉर्म देखने को मिल रहा है हल्का हल्का। लेकिन उसी के पड़ोसी देश अर्जेंटीना में क्या हुआ है कि 200% की वृद्धि देखने को मिली है। अब जो एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, वो क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तु और सेवा के सामान्य मूल्य स्तर में अत्यधिक वृद्धि। जो इन्फ्लेशन होता है उसका मतलब ही होता है कि आपका जो सामान्य मूल्य स्तर है उसमें होने वाली वृद्धि होती है। तो तेज़ी से होने वाली वृद्धि से अमूमन प्रति माह 50% की दर से वृद्धि देखने को मिलती है। तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 को लेकर। तो इसमें राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। साथ ही साथ यदि बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इंदौर एंड सूरत वर डिक्लेयर्ड द जॉइंट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड। अ लुक एट द हाईलाइट्स, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इंदौर का एरिया है, छप्पन दुकान वाला एरिया है। यदि बात की जाए टॉप 10 सिटीज़ की, तो इसमें सबसे पहला जो शहर है वो मध्य प्रदेश का इंदौर, साथ में सूरत का गुजरात है। फिर तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई महाराष्ट्र का विशाखापट्टनम। ठीक है, भोपाल है 5वें नंबर पे। फिर आपको न्यू दिल्ली 7वें नंबर पे मिल जाएगा, और पुणे 10वें नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, यदि बॉटम 3 शहरों की स्टेट की देखा जाए, तो रैंक में सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? अर्बन लोकल बॉडीज़ में स्टेट में बॉटम पे थी तो कोलकाता, फिर आपका आ जाएगा आसनसोल, और एक आ जाएगा हावड़ा। तो ये आपके वेस्ट बंगाल के हैं, ये बॉटम 3 स्टेट थे। अब टॉप स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है वो टॉप स्टेट रहा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, और थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है, आपसे पेपर में क्रम बोल सकता है कि टॉप 3 राज्य कौन कौन से थे, और वो अलग अलग नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना, पहले पे महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़, 3 राज्य हैं। यदि बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहला परिचय, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 2016 से किया जा रहा है सर्वेक्षण, और शहरी स्वच्छता और सफाई को सर्वेक्षित करने का इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें नागरिक को सेवा वितरण में सुधार के लिए, और साथ ही साथ शहरी में स्वच्छता की भावना को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिस्पर्धा के रूप से प्रयास किया जाता है। यह प्रतिवर्ष शहरों की बढ़ती संख्या को कवर करते हुए 2023 में इसमें कितने शहर थे? 4416 शहरों को शामिल किया गया। साथ ही साथ 61 छावनियों को भी शामिल किया गया, और 88 गंगा के किनारे वाले शहर भी इसमें शामिल थे। शहरों की रैंकिंग में इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना स्थान शीर्ष पर बनाए रखा।
हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। यह वर्ष 2016 के बाद से वार्षिक पुरस्कार में शीर्ष पुरस्कार साझा करने वाले 2 शहरों का पहला उदाहरण है। दोनों शहरों ने 100% आउटडोर कचरा संग्रहण, 98% स्रोत पृथक्करण पे ही, मतलब जहाँ पे कचरा कलेक्ट होने जाता है वहीं पे गाड़ियों में क्या किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक, सूखा, गीला सभी प्रकार का कचरा अलग अलग कर दिया जाता है। 100% कचरा निपटान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नवी मुंबई ने तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष के जो मूल्यांकन के मानदंड थे वो क्या थे? डोर टू डोर कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण, सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता, स्वच्छ जल निकाय और शहर की स्वच्छता पर नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे 5 मानदंडों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है। यदि बात की जाए कि सबसे निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन से रहे, तो सबसे निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश रहा, मिजोरम, फिर राजस्थान का स्थान आता है, फिर नागालैंड और फिर त्रिपुरा का स्थान आता है। और इसमें साथ ही साथ अन्य विशिष्ट पुरस्कार भी दिए गए, जैसे चंडीगढ़ को क्या मिला है? सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि 2023 का सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा बना, तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर बना आपका चंडीगढ़। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र के सासवाड़ ने 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। तो जो ये वाले शहर है बड़े वाले, इनमें आबादी 10 लाख से ज़्यादा की, और 1 लाख से छोटी आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। महू छावनी जो है ये एमपी की, ये देश की सबसे, ये भी एमपी में है, तो ये भी देश की सबसे स्वच्छ शहर छावनी में से एक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में है। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसके पहले महानिदेशक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व अवशेष अधिनियम जो है 1958 का के प्रावधान के अनुसार देश की सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है और साथ ही साथ पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो पेपर में क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि उग्रम क्या है। हाल ही चर्चा मेरा उग्रम क्या है, तो उग्रम जो है वो क्या है, वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक स्वदेशी असाल्ट राइफल है, जिसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बल और अर्धसैनिक तथा राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। जो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा उपयोग किए जाने वाली पुरानी जो INSAS राइफल होती है उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर है और इसका भार 4 किलोग्राम है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी नाम क्या है, उग्रम नाम है इसका। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है अभ्यास अयुत्थया और इंडो थाई कॉर्पेट का 36वां संस्करण। जो अभ्यास अयुत्थया होता है वो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच लड़ाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो अनुवाद होता है वो अजय वन्य अपराजय माना जाता है। ठीक है। इस अभ्यास के तहत क्या किया जाता है, दोनों नौसेना के समुद्री गश्ती विमानों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये आपका थाईलैंड है। ठीक है। तो थाईलैंड की जो कैपिटल है यहाँ पे आपका मलेशिया देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे बैंकॉक उसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी थाईलैंड की। ठीक है। यहाँ पे कोलंबिया से घिरा हुआ है, नीचे मलेशिया है, फिर कोलंबिया है, यहाँ पे वियतनाम है उसका पड़ोसी, फिर यहाँ पे लाओस देखने को मिलेगा और यहाँ पे म्यांमार भी देखने को मिल जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को आयोजित किया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 15 जनवरी जो है वो हमारा सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये कुछ दिवसों के रूप में इसे तुलनात्मक रूप से याद करते चलेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। स्टार्टअप पहल 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी, तो आपको इस ध्यान रखना है। नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप का समर्थन करने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया था। 2024 में 8वीं वर्षगांठ महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जिसमें 2016 में 400 स्टार्टअप से लेकर अब 1.18 लाख से अधिक स्टार्टअप देखने को मिल चुके हैं आपको। ठीक है। इसके अलावा सिडबी फंड ऑफ फंड योजना ने वित्तीय सहायता पर जोर देते हुए, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि फंड ऑफ फंड योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा चलाई जा रही है। फिर स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में सीड फंड योजना और क्रेडिट गारंटी योजना जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इम्पोर्टेंट है कि सोलिगा यूरोवा जनजाति की चारागाह परंपराएं। तो सोलिगा जनजाति
कहाँ की है, तो सोलिगा जनजाति यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कहाँ पर, कर्नाटक की जनजाति है। यह कावेरी नदी बेसिन का एक हिस्सा है। लताओं, बांस की रस्सियों के साथ साथ पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके प्राचीन शहद संग्रह का अभ्यास किया जाता है। तो सोलिगा योरूबा जनजाति के द्वारा किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो शहद संग्रह का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ से एक जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो यही है कि सोलिगा योरूबा जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटक से है। आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे मस्तिष्क से संबंधित घटकों के बारे में जानकारी है अगली न्यूज़ में। तो मस्तिष्क के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक होता है सेरिब्रम, एक होता है अनुमस्तिष्क और एक होता है मस्तिष्क स्तंभ। यदि बात करें अनुमस्तिष्क की तो इसको सेरिब्लियम कहा जाता है। अनुमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का भाग परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित होता है, किंतु अब इसकी भूमिका उच्च संज्ञानात्मक इमोशनल कार्यों के लिए की जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मस्तिष्क के किस भाग के माध्यम से इमोशनल चीज़ें व्यक्त की जाती है, तो किस भाग से होती है, वो होती है सेरिबेलम के माध्यम से की जाती है। आगे यदि पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, यह प्रमस्तिष्क के जो होता है इसके ठीक नीचे कौन सा मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क से सेरिबेलम होता है। लेकिन प्रमस्तिष्क दाएं और बाएं गोलार्ध से मिलकर बना होता है, जो संवेदी जानकारी, बोलने की प्रक्रिया, तर्क जो आप देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में पक्ष में, उसमें भावनाओं और अधिगम की सटीक गति पर जो नियंत्रण रखते हैं, उन सबका जो केंद्र होता है वो आपको प्रमस्तिष्क होता है। फिर एक होता है ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ जिसे कहा जाता है। तो तीसरा भाग होता है ब्रेन स्टेम में क्या होता है, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले प्रसारण रिले केंद्र के रूप में ब्रेन स्टेम कार्य करता है। यह श्वसन, हृदय गति, सोने जागने के चक्र, पाचन, छींकने, खांसने, वमन, उल्टी करने, निगलने, इन सभी के जो कार्य होते हैं वो कौन करता है, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उन सबको आपका ब्रेन स्टेम देखता है। तो आपसे पूछा जाए कि बोलने की प्रक्रिया आपकी जो होती है, संवेदी जानकारी, तर्क, भावना पर जो नियंत्रण होते हैं वो सब कौन करता है, वो प्रमस्तिष्क करता है। लेकिन आपके श्वसन, सोने जागने का चक्र, पाचन, छींकना, खांसना, उल्टी करना, ये सभी कार्य जो होते हैं वो ब्रेन स्टेम के माध्यम से होते हैं। साथ ही साथ एक लघु मस्तिष्क होता है जो आपके अनुमस्तिष्क या सेरिबेलियम का भाग होता है, जो संवेदात्मक आपके जानकारी को रखता है। इसी के साथ में एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो शरीर के ताप, उसकी भूख, प्यास, निंद्रा, सर्केडियन लय इत्यादि की क्रियाओं को देखता है और आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा हार्मोन मुक्त करने की प्रक्रिया की भूमिका में भी हाइपोथैलेमस भूमिका निभाता है। एक रिपोर्ट बहुत चर्चा में थी जो एनजीओ प्रदान के द्वारा प्रदान की गई है, इसका नाम है स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड रिपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई, तो किसके द्वारा, एनजीओ प्रदान के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस सिस्टम, वो खाद्य सहायक सब्सिडी के रूप में आदिवासियों की मदद करता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी प्रीलिम्स के लिए कि जो प्रधान रिपोर्ट है उसका संबंध किससे है, प्रधान के द्वारा, एनजीओ प्रधान के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो कौन सी, स्टेटस ऑफ आदिवासी लाइवलीहुड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पीवीटीजीज के बारे में चर्चा की गई है। तो ये कौन होते हैं, जनजातीय समूह में पीवीटीजीज अधिक असुरक्षित वर्ग होते हैं। इस परिस्थिति के परिणाम स्वरूप विकसित और सशक्त जनजातीय समूहों को जनजातीय विकास धन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसे में पीवीटीजी को अपने विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। देवर आयोग के द्वारा सबसे पहले 1973 में आदिम जनजातीय समूह जो पीटीजी थे को एक अलग श्रेणी बनाई गई जो आदिवासी कम विकसित हुआ करते थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर जनजातीय समूह को पीवीटीजी के नाम से एक अलग श्रेणी वर्गीकृत की। फिलहाल में से 75 जनजातियाँ शामिल है, जिसमें से सबसे अधिक संख्या जो है वो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि उड़ीसा में सबसे अधिक 13 जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद यदि बात की जाए सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है जहाँ पे 12 पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद यदि बात की जाए तो इसके बाद आपको बिहार में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 9 पाई जाती है। फिर बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 7 पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको अंडमान निकोबार में 5, केरला में 5, तमिलनाडु में 6, आपको ध्यान रखना है किसका, उड़ीसा का ध्यान रखना है कि इसमें 13 पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में 12 जनजातियाँ पाई जाती है। तो यूपीएससी में जैसे पीवीटीज को लेकर क्वेश्चन आया था कि पीवीटीज देश के 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, दूसरा था
स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीज के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। अगला यहाँ पे पॉइंट था कि देश में अब तक 95 पीवीटीज देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा 75 है, और इसकी सूची में इरुरूर और कोंडा रेड्डी जनजाति शामिल होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगली एक योजना थी असम की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये न्यूज़ में था। तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है वो असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह योजना जो है वो ग्रामीण महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित की गई है तथा उन्हें प्रति सदस्य 1 लाख रुपए की वार्षिक आय के साथ साथ ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। सामान्य और ओबीसी महिलाएं जो है वो योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु 3 बच्चों तक सीमित है। एससी और एसटी के लिए 4 बच्चों का प्रावधान है, और मोरन, मोटोक और ट्राइबस अधिकतम, मतलब जनजातियाँ हैं, ये अधिकतम 4 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको ये जानकर पता चलता है कि इस योजना की शर्तें क्या है कि बाल सीमाओं के अलावा लाभार्थियों को 2 और शर्तें पूरी करना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि बालिकाओं की शिक्षा, उन्हें स्कूल नामांकित होना चाहिए और वृक्षारोपण अभियान में वो भाग लेना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के संचालित 39 लाख में से लगभग 5 लाख महिलाओं को बाल सीमाओं के कारण बाहर किया जा सकता है। तो हमको ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि महिला उद्यमिता योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो असम राज्य के द्वारा शुरू की गई। अगला यहाँ पे चर्चा में है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट में आक्रामक प्रजातियों के द्वारा खाद्य संकट की स्थिति बन गई है, जैसे लेंटाना, प्रोसोपिस और क्रोमोलाइना। आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द लेंटाना, प्रोसोपिस और क्रोमोलाइना क्या है? तो एक प्रकार के आक्रामक पौधे हैं जिनके द्वारा जो क्या किया जा रहा है कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ये खाद्य संकट के रूप में उभर रहे हैं। और आक्रामक प्रजातियाँ क्या होती है? ये गैर स्थानीय प्रजातियाँ होती है जो जब एक नए वातावरण में पेश होती है तो आक्रामक विकास को प्रदर्शित करती है, फलतः जो मूल पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। अब क्या हो रहा है कि आक्रामक पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण इन पर निर्भर होने वाले जीव जंतु के कारण जो उन पर निर्भर जीव जंतु है वो एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर रहे हैं। कहाँ कहाँ देखी गई है? तो नागरहोल, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तिरुवल्लुर दिवस। तिरुवल्लुर दिवस जो है वो तमिल संत तिरुवल्लुर के योगदान को याद करने के लिए पोंगल के हिस्से के रूप में 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये तिरुवल्लुर के द्वारा जो रचना लिखी गई जिसका नाम क्या है? उस रचना को बोलते हैं तिरुकल्लूर। ठीक है, तो आपको ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे जानकारी मिलती है कि रोडोडेंड्रॉन की बृहद काष्ठ पौधे की एक बड़ी प्रजाति पाई गई है, जिसमें लगभग 1000 प्रजातियाँ शामिल की जाती है। भारत की यदि बात की जाए तो हिमालय क्षेत्र में 87 प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ ही साथ जो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, उसमें नागालैंड का राजकीय पुष्प है। तो आपको पूछ सकते हैं कि रोडोडेंड्रॉन किस भारतीय राज्य का राजकीय पुष्प है? तो किसका? नागालैंड का है। ये इस फूल का यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच। जो विश्व आर्थिक मंच है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक वार्षिक बैठक का आयोजन करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना हार्वर्ड से लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री करने वाले जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब के द्वारा की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। यह एक ऐसा मंच है जिसमें आपके क्षेत्रीय संगठन, वैश्विक संगठन और उद्योग से संबंधित लोग, राजनयिक, व्यवसायी, सांस्कृतिक और अन्य अभिकर्ता शामिल होकर मंच के रूप में एकत्रित होकर अपने निर्णयों पर बातचीत करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसकी कौन कौन सी रिपोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी रिपोर्टों में कुछ शामिल है जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। हो सके तो आप इनके इंग्लिश नाम याद रखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, आपका एनर्जी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि कौन से देश विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करते हैं? तो कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, अभी हमने देखा था। इसी प्रकार 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन है? तो क्लाउस श्वाब इनके संस्थापक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। अगली न्यूज़ है कि केप वर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है।
तो इस प्रकार की न्यूज़ करंट में रहती है और हमेशा इसको पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो WHO के द्वारा केप वर्ड को क्या किया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वह मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद इस प्रकार से तीसरा देश बन गया है मलेरिया मुक्त होने वाला। मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन की प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपको कम से कम 3 वर्षों तक आपके संपूर्ण देश में मलेरिया रोकथाम का संचरण होना चाहिए। मतलब पूरे आपके 3 वर्षों मलेरिया का केस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से देश है जिनको पहले भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो एक तो जो अफ्रीका के देश है उनमें हो गया मॉरिशस और अल्जीरिया, और उसके बाद तीसरा देश कौन सा बना है, वो बना है केप वर्ड। तो आपको 3 अफ्रीकी देश कौन कौन से हो गए, मॉरिशस, अल्जीरिया और केप वर्ड। इसके अलावा भी जैसे बात की जाए तो आपके जैसे मालदीव को 2015 में मिल चुका है, श्रीलंका को 2016 में मिल गया है, लेकिन भारत को अभी तक मलेरिया मुक्त होने का प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है। WHO ने वर्तमान में 43 देश और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाणन दिया है। यदि मैप में लोकेट करना हो तो आपको ये मिल जाएगा केप वर्ड, ठीक है, जिसकी कैपिटल है पेराइया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो मलेरिया होता है वो मलेरिया मच्छर जनित जानलेवा रक्त रोग होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यदि प्लाज्मोडियम परजीवी की बात की जाए तो इसमें 2 प्रजातियां हैं, एक है फाल्सीफेरम और एक है पी पिवेक्स। ये 2 मुख्य रूप से हैं। मलेरिया के प्रमुख रूप से देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, एशिया के उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। WHO का वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम और E25 जो कार्यक्रम है ये वैश्विक मलेरिया के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत के भी एक रणनीतिक ढांचा है 2016 से 2030 के लिए। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, हार्ड बर्डन टू हाई इम्पैक्ट एक कार्यक्रम है, मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान संगठन का गठबंधन भी है भारत मीरा इंडिया का। यदि हम केप बर्डे की बात करें तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित द्वीपों में से एक समूह है। पहला, दूसरा सेनेगल के पास स्थित है। द्वीप संरचना क्या है, देश 10 द्वीपों और 5 टापुओं से बना हुआ है और 2 मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है। एक है पवनमुखी बारलाविंटा और एक है सोटाविंटा। केप बर्डे अधिकांश आबादी जो है वो यूरोपीय और अफ्रीका की मिश्रित आबादी है। इस मिश्रित विरासत के लोगों को अक्सर मिस्टिको या क्रियोल्सला कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, प्रायरा है। इसी प्रकार जल्लीकट्टू जो है वो भी चर्चा में था। जल्लीकट्टू जो होता है वो सांड को बस में करने का खेल होता है। ठीक है, ये पोंगल त्यौहार के भाग के रूप में तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिल्लापल्ली, थेनी, पदुकट्टई और डिंडीगुल के आसपास वाले क्षेत्रों में मनाया जाता है। अगला टॉपिक है भीतरकनिका में लवणीय जल के मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि देखने को मिली है। तो भीतरकनिका आपसे पूछ सकते हैं कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान में 2024 में वार्षिक जनगणना के दौरान लवणीय जल के मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। लवणीय जल के मगरमच्छ के बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है आपके पेपर का एक विषय है जिसका वेटेज भी ठीक ठाक है। लवणीय जल का मगरमच्छ सभी प्रकार के मगरमच्छों में सबसे विशाल होता है तथा दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप भी पाया जाता है। ठीक है, ये आदमखोर के रूप में भी जाना जाता है। मादा लवणीय जल के मगरमच्छ अपने नर समकक्षों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं। आमतौर पर उनकी अधिकतम लंबाई जो होती है वो 2.5 से 3 मीटर तक की होती है। ये जल की लवणता को सहन कर सकते हैं और अधिकतर तटीय या नदियों के जल के निकट पाए जाते हैं। मीठे जल में भी ये पाए जाते हैं। अब इनका जो संवाद करने का तरीका वो क्या है, लवणीय जल के मगरमच्छ फुसफुसाने, गुर्राने और चहचहाने के कई ध्वनियों के द्वारा संवाद करते हैं। लवणीय जल के मगरमच्छ जो है वो पूर्वी भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्यावास इनका मैंग्रोव क्षेत्र एक पर्यावास के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो शिकार है वो किसका करते हैं, लघु कीटों का, उभयचर, सरीसृप, क्रस्टेशियस जैसी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। आगे इनके बारे में बताया गया है कि ये जो रेड लिस्ट में जो है वो कम चिंतनीय में शामिल है IUCN में, साथ ही साथ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और साइट्स के तहत भी परिशिष्ट 1 या 2 का भाग है। आगे आपको बताया गया है यहाँ पे कि भीतरकनिका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कौन सा है, भीतरकनिका। सबसे बड़ा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है। दोनों क्षेत्र लवणीय जल के मगरमच्छ के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जबकि तीसरा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, वो अंडमान और निकोबार क्षेत्र है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी ले लेते हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क मूल रूप से खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क है जिसमें ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा, पातासला नदियाँ यहाँ पर बहती है। तो ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और पातासला नदियों के नाम आपको रिकॉल रखने की कहाँ पर है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से निकलती है नदियाँ।
अभ्यारण्य की पूर्वी सीमा पर गहिरमाथा समुद्र तट और ऑलिव रिडले कछुए का सबसे बड़ा निवास स्थल है। ठीक है, तो ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके पूर्व की ओर कौन सा क्या है, उसके पूर्व की ओर है गहिरमाथा समुद्र तट। और गहिरमाथा समुद्र तट क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ पर ऑलिव रिडले नामक कछुए जो आते हैं वो निवास करते हैं और अपने जो मतलब प्रजनन वगैरह जो है वो वहाँ पर आकर बच्चे भी जन्म देते हैं, अंडे देते हैं। इस उद्यान में एक अनूठा स्थल है सूरजपुर क्रिक। इसके निकट बगागहना क्या है, जो एक हेरोनरी या जलीय पक्षियों का प्रजनन स्थल है। तो बगाहाना आपको ध्यान रखना है कि बगाहाना जो प्रजनन स्थल है जलीय पक्षियों का, वो कहाँ पर है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। घोंसले बनाने के लिए हजारों पक्षी यहाँ की खाड़ी में निवास करते हैं और संसर्ग से पूर्व हवाई कलाबाजी के रूप में अनूठा प्रदर्शन भी करते हैं। भितरकनिका में किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का भी स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा उड़ीसा के मैप में, ये है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये आपका गहिरमाथा, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ऑलिव रिडले कछुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए तो यहाँ पे नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखेंगे तो बालूखंड कोणार्क का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगली न्यूज़ है शंकराचार्य को लेकर। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल न होने वाले 4 शंकराचार्यों ने के फैसले ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। तो ये उस समय विवाद में थोड़ा सा चल भी रहा था। तो शंकराचार्य कौन होते हैं? शंकराचार्य एक धार्मिक उपाधि होती है जिसमें 4 प्रमुख मठों के पीठों के शामिल होते हैं। इसको आदि शंकराचार्य कहा जाता है। परंपरा के अनुसार वो धार्मिक शिक्षक है जो स्वयं आदि शंकराचार्य तक जाने वाले शिक्षकों की एक पंक्ति से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें 4 मठ कौन कौन से हैं? इसके 4 मठों में पहला है द्वारका गुजरात का। ठीक है, दूसरा है जोशीमठ जो कहाँ पे उत्तराखंड में है। तीसरा है पुरी उड़ीसा का। चौथा है श्रृंगेरी कर्नाटक का। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो वे धार्मिक तीर्थस्थल, मंदिर, पुस्तकालय और आवासों के रूप में कार्य करते हैं तथा शंकर की परंपरा को संरक्षित और प्रसारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं कि 14वीं शताब्दी से पहले इन मठों के अस्तित्व में बहुत कम ऐतिहासिक साक्ष्य थे जब विजयनगर साम्राज्य ने श्रृंगेरी मठ को संरक्षण देना शुरू किया था। आदि शंकराचार्य कौन थे? तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो 8वीं सदी के भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री हुआ करते थे जिन्हें हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक माना जाता था। इनका जन्म केरल के कलाडी गाँव में हुआ था। ठीक है, जो शंकराचार्य उनका प्रमुख योगदान क्या है कि उन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी। ये बताया था कि जो मतलब ब्रह्म है और जो पुरुष है वो दोनों एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। ठीक है, प्रकाशमान हिंदू धर्म ग्रंथ है एक प्रकार से। इसने 116 कृतियाँ भी लिखी है, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टिप्पणों सहित। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन का प्रचार भी ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में किया था। यदि शंकराचार्य की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भाष्य ग्रंथ में ब्रह्मसूत्र, ईशावास्य उपनिषद, ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मांडुकी कारिका और भगवद गीता जैसे ग्रंथ यहाँ पे भाष्य ग्रंथ है। वहीं प्रकरण की बात की जाए तो विवेक चूड़ामणि, अपराक्ष अनुभूति, उपदेश सहस्त्री, स्वात्म निरूपण, आत्मबोध, सर्व वेदांत सार संग्रह। वहीं पे आगे देखें, यदि हम अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत की बात करें तो अद्वैत वेदांत कट्टरपंथी अद्वैतवाद की एक समतामूलक स्थिति को प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार कथित वास्तविकता अंततः भ्रामक माया है। केवल ब्रह्मांड ही अनुभव जन्य बहुलता से परे एकमात्र सच्ची वास्तविकता है। साथ ही साथ ये व्यक्तिगत चेतना और अंतिम वास्तविकता की एकता पर भी बल देता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानदाता पर्वत पर 108 फीट की ऊंचाई पर आदि शंकराचार्य का स्टैचू ऑफ वननेस बनाया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक सा बन सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो आदि शंकराचार्य से। ये कहाँ पर है? तो खंडवा जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टैचू ऑफ वननेस है आदि शंकराचार्य का। अगला टॉपिक है ऑपरेशन अमृत को लेकर। तो केरल के औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि फार्मेसियों को सटीक एंटीबायोटिक बिक्री रिकॉर्ड रखना होगा, पहली बात तो। दूसरा, एक पोस्टर प्रदर्शित करना होगा जिसमें डॉक्टर के नुस्खे के बिना यदि कोई एंटीबायोटिक जो है वो आप नहीं भेज सकते। जनता इस उपाय के गैर अनुपालन की रिपोर्ट औषधि नियंत्रण विभाग को भी कर सकती है। 2018 में केरल भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप AMRKRSP की कार्य योजना, मतलब केरल की जो कार्य योजना थी अमृत कार्य योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केरल ने इसी तरह की कई पहले चालू किए, जैसे एंटीबायोटिक साक्षर केरल अभियान,
केरल रोगाणुरोधी प्रतिरोध नेटवर्क, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा AMR प्रयोगशाला और एक प्रकार का प्राउड कार्यक्रम भी चलाया था, अप्रयुक्त दवाओं को हटाने का एक कार्यक्रम। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस AMR क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपसे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता होती है। मान के चलो कि जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हुआ, वो टीबी की गोली ले रहा है और उसने क्या किया कि उसने बीच में कोर्स बंद कर दिया। अब बीच में कोर्स होने के कारण क्या हुआ कि फिर से उसको थोड़ा सा बढ़ने लगा, फिर उन्होंने गोली का ही फिर बंद कर दिया। तो जो टीबी के जो भी वो होंगे वो क्या करेंगे, इसके खिलाफ वो बना लेंगे, ठीक है, एक प्रकार की एंटीबॉडी बना लेंगे, ताकि यदि आगे से भी इस टाइप की गोली वापस से खाएगा तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा इन कीटाणुओं पर, क्योंकि उनने उसके लिए पहले से तैयार हो चुके हैं। तो इसी कारण बोलते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध, कि वो दवाओं के प्रभाव को विरोध करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इसके वृद्धि के कारण क्या है, पहला है संक्रमण और स्वच्छता की खराब स्थिति, एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग, सूक्ष्म जीवों का आनुवंशिक उत्परिवर्तन कर लेने की क्षमता, साथ ही साथ नई रोगाणुओं के दवाओं में अनुसंधान और विकास में निवेश का भी अभाव देखने को मिलता है। AMR विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, सुपर बग। तो आपसे पूछे कि सुपर बग क्या होता है, तो सुपर बग जो होता है वो AMR विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। अब इसकी मान्यता क्या है WHO के द्वारा, WHO शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में इसको सूचित करता है, तथा इसके संदर्भ में 2015 में उसने ग्लास कार्यक्रम लॉन्च किया था। ग्लास मतलब ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम को ग्लास सिस्टम कहा जाता है। इसका प्रभाव क्या है, संक्रमण फैलाने का खतरा होता है, संक्रमण को इलाज को कठिन बना देता है और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए निमोनिया के में AMR के कारण कार्बोपेनेगेंस एंटीबायोटिक प्रतिक्रिया का कारण वो बंद कर दिया था। दवा प्रतिरोधी HIV एंटीबायोटिकल दवाओं को अप्रभावी बना दिया गया था। इसी प्रकार आपको टीबी में मैंने जैसे एग्जाम्पल किया था तभी समझाया था। AMR के खिलाफ भारत की पहल क्या है, AMR के खिलाफ ICAMR के द्वारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी तरह हमने इसके तहत निगरानी कार्यक्रम चलाए और राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 में भी लेके आए थे। तो आपको इस प्रकार से तैयार रहना है। न्यू दिल्ली मेटेलोविटालेम्टिकस NDM1 एक जीवाणु एंजाइम है जिसका उद्भव भारत से हुआ है। यह सभी मौजूदा वी लेक्टस एंटीबायोटिक को निष्क्रिय कर देता है। तो NDM1 क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में 1 वर्ड में। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक है जो इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सुमित नागल ने वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया। आप देख रहे होंगे कि टेनिस से क्या होता है कि लगभग क्वेश्चन हर साल आपको 1-2 साल में छोटे को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर आपका एक होता है फ्रेंच ओपन, तो आपको इस चीज़ों के बारे में थोड़े से अवेयर रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत के दौर में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्विक को हराकर सुमित नागल 1990 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए। तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है सुमित नागल के रूप में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैट व्लेंडर पर रमेश कृष्णन की जीत भी देखने को मिली है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जनवरी के मध्य में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई और जून के अंत में होता है फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में होता है विंबलडन और अगस्त से सितंबर के बीच कौन सा होता है, US ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया और US ओपन टूर्नामेंट हाई कोर्ट पर, फ्रेंच टूर्नामेंट मिट्टी पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। अगला टॉपिक है कि भारत ने डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, नीदरलैंड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। कौन कौन से राज्यों के साथ, एक तो नीदरलैंड, तो नीदरलैंड हो गया आपका एक, फिर दूसरा राज्य यहाँ पे कौन सा है, तो दूसरा राज्य हो गया आपका यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक, तीसरा हो गया यहाँ पे इक्वाडोर। तो इन तीनों के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। अब हस्ताक्षर क्या किए वो देखते हैं एक बार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चिकित्सा उत्पाद के लिए विनिमय क्षेत्र के रूप में सहयोग पर नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ अलग अलग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट या MOU लेटर ऑफ इंटेंट को 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए। इसमें समझौता ज्ञापन है, ठीक है। आशय पत्र समझौता ज्ञापन के बीच प्राथमिक अंतर ये होता है कि LOI जो होता है, लेटर ऑफ इंटेंट, आमतौर पर कम विशिष्ट होता है, जबकि MOU जो होता है वो विशिष्ट रूप से होता है, ठीक है। तो आपको जानकारी होना चाहिए। फिर ऑपरेशन सर्वशक्ति भी चर्चा में था। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान है। और भारतीय सेना ने हाल ही में एक रणनीतिक पहल के तौर पर ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ वाले क्षेत्रों में हमलों के लिए आतंकवादियों को मार गिराना था, ठीक है। श्रीनगर में चिनार कोर और नगरकोटा में व्हाइट नाइट कोर के साथ ऑपरेशन करेंगे। जो हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है, उस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड
जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी अर्थात अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की स्थापना की गई, जिसमें महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को समर्थन दे रहा है। तो भारत भी इसमें शामिल हुए हैं। अब भारत इसमें शामिल हुआ है तो इस कार्यक्रम की विशेषता क्या क्या है? ये गठबंधन जो होगा वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लीडर्स घोषणा पत्र का एक हिस्से के रूप में अनुसरण किया गया है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए आपको बिजनेस 20 के रूप में, महिला 20 या वीमेन 20 जिसे कहेंगे, और G20 एम्पावर के रूप में भी आपको शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान साझाकरण और निवेश के साथ एक साथ लाना है। इसमें इन्वेस्ट इंडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन सुविधा एजेंसी है, जिसको 2009 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन व्यापारिक विभाग के तहत स्थापित किया गया था। एक गैर लाभकारी उद्यम है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपसे पूछेंगे कि अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी जो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो दावोस में की गई। कब? उसकी 54वीं बैठक में गई इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 19 जनवरी 2024 को वेमना जयंती की चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा महायोगी वेमना, जिन्हें योगी वेमना के रूप में जाना जाता है, एक दार्शनिक और तेलुगु भाषा के कवि हैं। इनकी कविताएं सरल भाषा और देसी मुहावरों का उपयोग करके की गई है। कई कविताएं जो हैं वो विश्वदाभि राम विनोद वेमा के हस्ताक्षर से हुई है। तो महायोगी वेमना ये हैं, इनके श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी प्रकार न्यूज़ में एक एम्पेम्बा इफेक्ट करके भी चर्चा में था। एम्पेम्बा इफेक्ट क्या होता है? ये बताता है कि समान परिस्थिति में गर्म जल ठंडे जल की तुलना में तेज़ी से जम सकता है। एक विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि गर्म जल जो होता है इसमें सूक्ष्म बुलबुले वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तथा ठंडे जल में पाले की उपस्थिति होती है। और गर्म जल जो उबलता है तो उसका घनत्व भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण इसके जमने की प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाती है। इसी क्रम में एक और न्यूज़ चर्चा में थी भीष्म क्यूब को लेकर। भीष्म क्यूब क्या है? तो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री भीष्म जो है, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म। ये क्यूब जो है वो अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दौरान चिकित्सा अस्पताल के रूप में जीवन रक्षक के रूप में उभर कर सामने आया है। इसी क्रम में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया। तो भारत और मिस्र जो है उनके बीच साइक्लोन के दूसरे संस्करण में भाग ले रही है। मिस्र के अंसास में आयोजित किया जा रहा है इसको। तो आपसे पूछ सकते हैं अंसास कहाँ पे चर्चा में रहा? तो मिस्र में एक चर्चित शहर था, यहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ। अभ्यास का नाम है साइक्लोन। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी प्रकार भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ अभ्यास खंजर। तो अभ्यास साइक्लोन जो है वो मिस्र के साथ किया गया है, और अभ्यास खंजर जो है वो किसके साथ किया गया है? वो किर्गिस्तान के साथ किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका 11वां संस्करण था, और इसमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो किसका होता है? 20 कर्मियों वाले भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। अगला टॉपिक है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसका फुल फॉर्म है LED का। ठीक है, तो हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि 20वीं सदी में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु तापदीप्ति बल्बों का व्यापक उपयोग किया जाएगा, जबकि 21वीं सदी में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु जो LED बल्ब है उनका उपयोग किया जाएगा। डायोड एक विद्युत अवयव होता है जो कि 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसके संपर्क के दोनों बिंदु जो होते हैं टर्मिनल, उसमें एनोड और कैथोड लगा होता है। जो डायोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डायोड का प्राथमिक उद्देश्य होता है धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करना, जो P और N संधि डायोड के रूप में या PN जंक्शन डायोड के रूप में उपयोग किया जाता है। P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक को इंटरफेस करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अर्धचालक जो होता है P वाला, जो पॉजिटिव साइड होता है, इसमें एक होल, मतलब कई सारे होल मौजूद होते हैं। ठीक है, ये होल क्या होते हैं इनको थोड़ा सा समझेंगे अभी। साथ ही साथ जो नेगेटिव साइड होता है उसमें N साइड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब क्या होता है कि जो ये होल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशित होकर प्रवेश करता है। अब इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ऊर्जा का उत्सर्जन देखने को मिलता है। उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से विद्युत का उत्पादन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में वे स्थान संदर्भित करते हैं जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वाला एक उप परमाणविक कण होता है
जो या तो किसी परमाणु से बंधा हुआ होता है या मुक्त अवस्था में होता है। जो होल होता है वो पीएन जंक्शन में होल अर्धचालक सामग्री के बैलेंस बेड होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को संदर्भित करते हैं। जब बैलेंस बेड से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा चालन बेड में चला जाता है तो यह बैलेंस बेड रिक्त स्थान छोड़कर होल के रूप में जाना जाता है। और ये होल जो होता है वहीं पे क्या होता है कि बैंड गैप की किसी सामग्री में उच्च व्याप्त और सबसे कम रिक्त इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के बीच ऊर्जा का अंतर होता है, और इस ऊर्जा के अंतर के कारण ही क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे यहाँ पे आपको बताया गया कि एलईडी क्या है। तो एलईडी एक अर्धचालक है जो विद्युत प्रवाह करने वाले प्रकाश उत्सर्जित कर सकते हैं। डायोड के पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनों में छिद्र की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन मिलता है और छिद्र को अपने आवेश में ले लेता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश में ऊर्जा मुक्त होती है, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था। और इसी क्षेत्र में नोबेल का भौतिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसामू आकासाकी को, हिरोशी अमोनो को और सुजी नाकामोरा को, जो कि 2014 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एलईडी और एलसीडी के बीच क्या अंतर होता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जा सकता है। जो एलसीडी होता है वो फ्लोरोसेंट रोशनी का उपयोग करता है, जबकि एलईडी जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करता है। फ्लोरोसेंट लाइट्स आमतौर पर एलसीडी में स्क्रीन के पीछे लगाई जाती है, लेकिन जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है वो आगे और पीछे दोनों तरफ किसी भी किनारों पर भी लगा सकते हैं। एलईडी की तुलना में एलसीडी जो होता है वो क्या होता है, वो मोटा होता है और कम ऊर्जा दक्षता दर्शाता है। वहीं पे एलईडी की बात करें तो ये पतले होते हैं और इनकी कम ऊर्जा का उपयोग करते, मतलब ये अधिक दक्षता प्रदर्शित करते हैं। एलसीडी का व्यूइंग एंगल जो होता है वो एलईडी की तुलना में संकीर्ण होता है, और एलईडी जो होता है वो एलसीडी की तुलना में व्यापक व्यूइंग एंगल प्रदर्शित करता है। एलसीडी पारा का उपयोग करता है, ठीक है, और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जबकि एलईडी जो है वो पारे का उपयोग नहीं करता है, बल्कि किसका उपयोग करता है, वो प्रकाश को उत्सर्जक डायोड का उपयोग करता है, और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होता है। अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियाँ एलईडी बत्तियों से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन थे कि सोडियम बत्तियाँ प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती है, जबकि एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। तो क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल भी कथन सही है। सड़क की बत्तियों में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक है, सड़क की बत्तियों में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, तो ये कथन क्या है, ये गलत कथन है। सोडियम बत्तियाँ दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियाँ प्रकाश में सार्थक वर्ण सुविधा और कलर एडवांटेज प्रदान करती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है विश्व की सबसे बड़ी गहरे समुद्र की मूंगा चट्टानें। मूंगा चट्टानें मतलब कोरल रीफ की यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो जो कोरल होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है उथले पानी में, मतलब आपके तटीय समुद्री क्षेत्र के आसपास, और एक होता है गहरे समुद्र में। ये दो प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर है, वो आपके उथले पानी का है, जबकि गहरे पानी की अभी देखते हैं कहाँ पर खोज हुई है। तो चट्टानों के अस्तित्व को वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी 3D प्रिंटिंग भी की गई है। अब जो नया परिचय प्राप्त हुआ चट्टान का वो कहाँ पर है, ये 500 किलोमीटर लंबी चट्टान है, जो कि फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना के तट पर फैली है। मतलब ये यूएसए और उत्तरी अमेरिकी तट की बातचीत चल रही है। रीफ का क्षेत्रफल येलोस्टोन नेशनल पार्क से लगभग 3 गुना बड़ा है, ठीक है। यह चट्टान सूर्य के प्रकाश की पहुंच से परे क्षेत्र में है, क्योंकि इनके अंतर अभी देखेंगे कि गहरे पानी में क्या होता है और उथले पानी में क्या होता है, तो उसमें और समझ में आएगा ये, ठीक है। हाल ही में पाई गई मूंगा चट्टान के विपरीत जो गहरे पानी में है ग्रेट बैरियर रीफ जो है उथले पानी की मूंगा चट्टान है, जिसको हम अभी देख चुके हैं। और भविष्य में और अधिक गहरे चट्टान के मानचित्रण की उम्मीद है, क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज़ की इस टाइप की खोज कर लेते हैं तो अन्य चीज़ों में भी इसी प्रकार की खोज आपको लगातार देखने को मिलती रहती है। अब गहरे और उथले पानी की मूंगा चट्टानों के बीच क्या अंतर है, सबसे पहले विशेषताएँ देखते हैं। यदि उपस्थिति की बात की जाए दोनों की, तो ये जो है उथले पानी की, इनका जो रंग है वो भूरा और हरे रंग का होता है, जबकि जो गहरे पानी में होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। इसकी विविधता में देखिए तो उथले पानी की जो चट्टानें होती है उनमें उच्च विविधता देखने को मिलती है, जबकि गहरे पानी में कम विविधता होती है। क्योंकि जब गहरे पानी के लिए विविधता अधिक है तो प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर निर्भर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है। जबकि जो गहरे पानी की होती है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो वो क्या होते हैं, छोटे प्लवक या कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। स्पंज, केकड़े आदि को आश्रय प्रदान करते हैं, जबकि गहरे पानी में शार्क, स्कॉर्पिस, ऑक्टोपस आदि इनसे आश्रय प्रदान करते हैं। संरचना के प्रकार के आधार पर चट्टान की तरह होती है, जबकि गहरे जल की मूंगा जो होती है पंख, वृक्ष आदि की तरह होती है।
यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। समुद्र तल के कम क्षेत्र को ये क्या बोलते हैं, कवर करती है, लेकिन ये विस्तृत क्षेत्र में होती है, गहरे पानी वाली। तो मतलब ये कम क्षेत्र में और ये जो होती है विस्तृत क्षेत्र में होती है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या है, दोनों को जलवायु परिवर्तन, तेज़ और गैस की जो ड्रिलिंग होती है उनसे खतरा है। यदि बात करें भारत में कहाँ कहाँ प्रभाव है, तो भारत में कच्चे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप समूह में आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगी। लेकिन यदि वैश्विक स्तर पर बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इसको 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया था। ठीक है, और दो प्रकार की होती है, एक होती है कठोर और एक होती है सॉफ्ट। जो कठोर होती है उसमें गिट्टी के निर्माण भी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कठोर होती है, जबकि सॉफ्ट सेल जो होती है वो कठोर नहीं होती है। ये बनते क्या है प्रवाल, ये अकशेरुकी होते हैं और समुद्री पालिक के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें जीव जंतु के साथ सहजीवी संबंध भी होता है। ये भी बहुत बार न्यूज़ में रहती है टेक्निक है। एक होती है क्रायोमेश और एक होती है बायोरॉक। ये दोनों ही तकनीकें जो हैं वो प्रवालों की रक्षा करने हेतु की गई तकनीक है। जो क्रायोमेश होता है इसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर कोरल लार्वा का संग्रह कर प्राकृतिक रूप से उसका पुनर्स्थापन किया जाता है, जबकि जो बायो रॉक होता है इसमें कृत्रिम भित्तियों का निर्माण जिन पर कोरल तेजी से वृद्धि करती है। इसी प्रकार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में पाई जाती है। तो अभी हमने देखा बिल्कुल विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य में स्थित है, ये भी कथन सही है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती है, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाल ही में होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई गई है, जो भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे और उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किससे परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, और ये जो है वो 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम को इन्होंने 1950 के दशक में तैयार किया था। उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से एडम्स पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1942 में, और ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय भी थे। भाभा को अपने प्राथमिक कणों और उनकी अंतर्क्रियाओं के सिद्धांत के लिए भी पुरस्कार प्राप्त किया गया तथा वो पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। फिर हाल ही में विक्टोरिया झील भी चर्चा में थी। विक्टोरिया झील जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की लेक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ही है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीठे पानी की झील कौन सी है। तो विक्टोरिया झील अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके कारण इसके जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद तंजानिया ने झील को बहाल करने की, तो भारत स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान परिषद, साथ ही तंजानिया ने झील को बहाल करने की और निर्णय लेने के लिए दार ए सलाम तंजानिया में एक बहुराष्ट्रीय हितधारक मंच के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दार ए सलाम कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे तंजानिया में है। अभी आपकी विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की लेक है। इस पर तटरेखा जो है वो केन्या, तजाकिस्तान और युगांडा तीनों से मिलती है। सबसे अधिक किससे मिलती है, तो सबसे अधिक मिलती है तंजानिया से और युगांडा से। केन्या से सिर्फ 6% के आसपास मिलती है, मैप में भी देख सकते हैं कि युगांडा केन्या से सिर्फ इतना हिस्सा मिलता है और तंजानिया से यहाँ मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय बालिका दिवस भी चर्चा में था। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये दिन लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता लाने और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2008 से मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसके लिए कार्य किए गए थे। साथ ही साथ इस मंत्रालय के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्घाटन भी किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना को शुरुआत की गई है, जो कि आर्द्रभूमि पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि यह इस पहल की शुरुआत जून 2023 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमि, विशेष रूप से ओडिशा की चिल्का झील और हरियाणा स्थित सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जैसे रामसर स्थलों पर पर्यटन प्रभाव में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य था पर्यटन को बेहतर बनाना, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। ठीक है, साथ ही साथ इसके परियोजना के क्या उद्देश्य थे, तो इस प्रकार की क्षमता निर्माण करना ताकि जो इकोसिस्टम है उसके में आय के अवसरों का भी सृजन हो सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें पर्यटन मंत्रालय भी शामिल है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी शामिल है।
इसमें और क्या चीज़ पर बल दिया जा रहा है? जैव विविधता, कार्बन स्टॉक और इको टूरिज्म और आय सृजन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उच्च मात्रा वाले पर्यटन जैसे उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार के मंत्रालय और एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें 16 चिन्हित रामसर स्थलों में से 5 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। ये 5 कौन कौन से हैं? आपको इनके राज्यों के नाम सहित याद होना चाहिए। जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में और सिरपुर मध्य प्रदेश। ये हमने पढ़ा था जब इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिरपुर इंदौर के पास में है और यशवंत सागर भी मध्य प्रदेश में है। तो आपको 5 के नाम याद होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा रामसर कन्वेंशन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसे आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है। यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था और 1975 से ये लागू हुआ। लेकिन भारत ने इसको कब अपनाया? भारत ने इसको 1982 में अपनाया था। ठीक है। फिर आगे क्या जानकारी मिलती है कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो वो है पेंटानल, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी वो चर्चा में रहता है, इससे रिलेटेड है, जो 1990 में स्विट्जरलैंड में मॉन्ट्रेक्स में इसे अपनाया गया था। यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। अब आर्द्रभूमि क्या होती है? तो आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भूमि मौसमी स्थायी रूप से जल से ढकी हुई होती है। ठीक है। साथ ही साथ यह नदियों में, दलदल में, मैंग्रोव में, कीचड़ में युक्त भूमि, तालाब, जलमग्न स्थान या बिलबोंग जो नदी की शाखा के आगे चलकर समाप्त हो गई है, लेगुन में, इन सभी चीज़ों में पाया जा सकता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अब भारत और रामसर अभिसमय हमने देख लिया कि 1982 में भारत के द्वारा लागू किया गया। इसमें स्थलों की संख्या 75 बता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में 84 या 85 के आसपास है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, हरीके झील पंजाब में, लोकटक झील मणिपुर में है और बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। भारत के द्वारा आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क 1986 में अपनाया गया। ठीक है। और 2017 में आर्द्रभूमि अधिनियम को भी अधिसूचित किया गया था। आगे आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है, लेकिन इनकी संख्या हो गई है 18। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? वो बेम्बलूर है, जो कि तमिलनाडु का एक आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है। आगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन से स्थान मिलते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। अब यूपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि यदि वर्षावन उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में काम करते हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि के बारे में सत्य है? अब यहाँ पे आपसे बोला है गुर्दे की तरह, तो गुर्दे मतलब आपके किडनी वाला एरिया वो क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है एक तरीके से। तो उसी संदर्भ में आपको इसका जवाब देना था। पहला है आर्द्रभूमि के जल चक्र में सतही अपवाह, अपमर्दा और अंतःस्तवन बाष्पन में शामिल होते हैं। दूसरा है शैवालों से वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, पुरुषकवची, मृदुकवची और पक्षी सरीसृप स्तनधारी फलते फूलते हैं। तीसरा है आर्द्रभूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चौथा है जलीय पादप भारी धातु और पोषक तत्वों के आधिक्य को अवशोषित कर लेती है। तो ये अवसाद को संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही 2019 में भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है, मतलब एक प्रकार से बाध्यकारी टाइप का है। तो ऐसा तो नहीं है, ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। फिर आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तो ऐसा तो नहीं है, भारत सरकार के द्वारा उनकी संस्तुति के आधार पर तो नहीं बनाए थे। आर्द्रभूमि नियम 2010 में आर्द्रभूमि के अपवाह क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये कथन आपका सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जनवरी के आसपास मधिका भाषा जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। जो मधिका भाषा है वो चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाती है और ये केरल में मतलब रहने वाले जो जनजाति है चकलिया समूह उनके द्वारा बोली जाती है। अब दिक्कत ये है कि मधिका के सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं जो अंतिम अच्छी धारा प्रवाह रूप से मधिका भाषा का उपयोग करते हैं। अब इसके सामने चुनौती क्या है कि इसकी न तो कोई लिपि है, ठीक है, ये तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का एक प्रकार का मिश्रण है। और मधिका काफ़ी हद तक कन्नड़ के पुराने हव्यक कन्नड़ से प्रभावित भाषा देखी जाती है। चकलिया समुदाय की बात करें तो ये मूल रूप से खानाबदेश था और थिरु वेंकटरमण और मरियम्मा के उपासक के रूप में उनकी पूजा करते थे वो।
वे सदियों तक कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र या उत्तरी मालाबार क्षेत्रों में भी रहे। यदि भारत में हम भाषा की संवैधानिक स्थिति की बातचीत करें तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। और 8वीं अनुसूची जो है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें से 6 शास्त्रीय भाषा भी हैं। अनुच्छेद 350 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जानी चाहिए, ये अनुच्छेद 350 ए में। जबकि 350 बी जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देगी, ये अनुच्छेद 351 है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो भाषा के संबंध में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि हल्बी, हो और कुईपच किससे संबंधित है। तो ये जनजातीय भाषाएं हैं, ठीक है। राज्य में रहने वाले जनजातियों की विशाल आबादी के कारण उड़ीसा का भारत में अद्वितीय स्थान है। उड़ीसा में 62 जनजातीय समूह निवास करते हैं, जो उड़ीसा की कुल आबादी का 22.8% है। और बताया गया कि उड़ीसा की जनजातीय भाषा में मुख्य रूप से 3 भाषा परिवार शामिल है। एक है ऑस्ट्रो एथियाट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्यन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन भाषा का एक बार नाम देख लीजिएगा, ताकि आपसे ना कभी ये पूछ लिया जाए कि भाषा किस राज्य में बोली जाती है, पहचानने को आ जाए कि शब्द क्या है, तो आप भाषा के नाम से पहचान सकते हैं। इसमें कुछ को हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भूमिज इंपॉर्टेंट है, गुटब, गोरम, हो, कुई, कुदांग, कोया, कंधन, भुंजिया, ओराम। तो आपको इस प्रकार से चीज़ें याद रखना पड़ेगा। अगला आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसके द्वारा भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो कौन सा संविधान अधिनियम था, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया था। तो कौन कौन सी थी वो भाषा, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। फिर हाल ही में डेजर्ट नाइट अभ्यास भी वो चर्चा में था। डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है वो इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स और यूएई के एयरफोर्स के द्वारा अभ्यास डेजर्ट आयोजित किया गया था, ठीक है। यह इन तीनों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये कहाँ पर हुआ था, तो यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ था, जो भारतीय वायुसेना में अपने अड्डे के संचालन कर रही थी। तीनों वायुसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता में सुधार के लिए कार्य किया जाता है। तो जो पेपर में पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो आपको ध्यान रखना है यूएई, भारत और फ्रांस। फिर अगली जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है आरामबाई तेंगोल। आरामबाई तेंगोल आपसे पूछ सकते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। तो आरामबाई तेंगोल जो है वो एक प्रकार का कट्टरपंथी ग्रुप है, कहाँ पे, मणिपुर में, जो कि मैती कट्टरपंथी समूह के लोगों की शिकायतों और मांगों को केंद्र के समक्ष अनुसमर्थन करता है, ठीक है। और ये आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आरामबाई तेंगोल आपने कभी सुना हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला मतलब आपका टॉपिक जो है वो है वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस। वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस, तो वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान आ जाए कि ये पक्षी है, इसकी इमेज यहाँ पे लगी है, इसका नाम है वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस। तो इसकी वल्नरेबिलिटी पर हाल ही में चर्चा उजागर हुई है। अब यदि बात की जाए वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस की, तो ये 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है, सबसे बड़ा उड़ने वाला, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उड़ने वाले का जिक्र कर दिया, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो होता है वो उड़ नहीं सकता है। यह 60 वर्ष के जीवन काल होता है इसका, ठीक है। अधिकांश जीवन जो अपने समुद्र में बिताता है। तो आपको क्या स्टेटमेंट में आ सकता है कि इसका जीवन काल 60 वर्ष का होता है, या अपने समुद्र में अपना अधिकांश समय बिताता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से दक्षिण महासागर और आसपास के द्वीपों में पाया जाता है, जिसमें मेरियन, प्रिंस एडवर्ड द्वीप शामिल है, और दुनिया की आधी प्रजनन आबादी का समर्थन भी करता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है, और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से मछली पकड़ने, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के दौरान इनको अत्यधिक खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो कि 14वां नंबर का है, 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। ये 2011 से स्टार्ट किया गया था मनाना, और भारत की चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को मनाया जाता है। कब, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम निर्वाचन आयोग की कभी बात करें तो निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जो भारत में संघ राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, और 25 जनवरी 1950 को इसको स्थापित किया गया था। इसी कारण इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे। कब से मना रहे, तो 2011 से मना रहे हैं।
ये इसका वर्णन संविधान में कहाँ पर है, 324 से 329 तक वर्णित है और ये संविधान के भाग 15 में शामिल है। तो आपको इसका भाग जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में भाग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन से पार्ट में। तो कौन से पार्ट में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसकी संरचना क्या है, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। 6 वर्ष का कार्यकाल 65 वर्ष के आयु तक होते हैं। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना और सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक समर्थन से 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जज की प्रोसेस है उसी माध्यम से इसको भी हटा सकते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, यह चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है, मतदाता सूची तैयार करने और समय समय पर उसका परीक्षण करना, चुनाव कार्यक्रम और तरीकों की अधिसूचित करना, तारीख अधिसूचित करता है, आदर्श आचार संहिता लगाता है, राजनीतिक दलों का पंजीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय और राज्य दल के रूप में दर्जा देना, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। अगला टॉपिक है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, 11वें मुख्यमंत्री, जननायक के रूप में जाने जाते हैं। आप इतनी चीज़ ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कार्य किए गए थे और ये इनका राजनीति में प्रवेश 1952 में हुआ और 1985 तक ये विधायक रहे। इनके समय मुंगेरी लाल आयोग बना 1987 में और इनके द्वारा उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कोटा, जिसमें 26% कोटे की बात इनके द्वारा की गई थी और साथ ही मंडल रिपोर्ट का भी प्रभाव में इसके समय देखा गया था। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना दिया जाता है। इसको 1954 में स्थापित किया गया था। पहले ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धि के लिए दिया जाता था, लेकिन आगे जाके 2011 में ये कर दिया गया कि मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाने लगा है। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन शामिल है और 1954 में इनको सम्मिलित किया गया था। ठीक है। ये अनिवार्य नहीं है कि हर वर्ष प्रदान किया जाए। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल नागरिकों को दिया जाएगा, अन्य व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को प्राप्त पहले भी हो चुका है। सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति को। किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 को दिया जा सकता है, लेकिन इसको जैसे इस वर्ष जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। वो 5 लोग कौन है आप कमेंट करके बताएंगे। पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 18(1) के अनुसार ये कोई प्रत्यय या उपसर्ग नहीं है जिसका उपाधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप आपकी विजिटिंग कार्ड वगैरह पे इसका उपयोग कर सकते हैं कि वह राष्ट्रपति से भारत रत्न से सम्मानित है। अब जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में इससे रिलेटेड, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला लिखा गया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियाँ हैं, तो कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 1954 में आरंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, तो ऐसा नहीं है, इसको 2 से 3 बार निलंबित किया जा चुका है। और तीसरा स्टेटमेंट ही नहीं हुआ कि किसी विशेष वर्ष में भारत रत्न को अधिकतम 5 तक सीमित है, नहीं 3 तक सीमित है, लेकिन कई बार 5 लोगों को 2 बार अभी तक दिया जा चुका है। तो इस साल 2024 में दिया जा चुका है और एक बार पहले भी 5 लोगों को दिया जा चुका है। अब हाल ही में नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा मिलकर भारत में जलवायु अनुकूलन कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश फोरम को गठित किया गया है। ये निवेश फोरम क्या है? ये निवेश फोरम जो है वो जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए है। ये 6 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा और विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करेगा। कौन कौन से? पहला है जलवायु अनुकूलन कृषि को बढ़ावा देना। दूसरा है क्या? दूसरा है डिजिटल बुनियादी ढांचे का समाधान। तीसरा है जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालियों के लिए घरेलू और वैश्विक वित्त पोषण। जलवायु अनुकूलन मूल्य श्रृंखलाएँ। जलवायु अनुकूलन के लिए उत्पादन प्रथाएं और इनपुट। जलवायु अनुकूलन के लिए लैंगिक मुख्यधारा और सामाजिक समावेशन, इन फील्ड में काम करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसके सहयोग से मिलकर बनाई है? तो नीति आयोग, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और एक है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे यहाँ बताया गया है कि ये निवेश तत्व क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण आबादी को जो खाद्य सुरक्षा से प्रभावित हो सकती है उनको आप ये सब पहुँचाए। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के समझ जो खाद्यान्न असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है, उससे भी चुनौती का समाधान करना इसका उद्देश्य है। अब एक बार जब हम फूड
एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसको पूरा देख लेते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी पर नियंत्रण हेतु प्रयास करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर को की गई थी और इसी को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत सहित 194 देश इसमें शामिल हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रोम, इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी सहयोगी संस्थाओं में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी मुख्य संस्था है। ठीक है, WFP, और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष भी इसकी एक मुख्य सहयोगी संस्था है। ये कौन कौन से प्रकाशन जारी करती है, तो आप इसके इंग्लिश वाले नाम याद रखिए ताकि आपको जल्दी हो याद। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट। तो ये 500 जो कार्य है ये FAO के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से एक बार दोहरा लेते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट। जैसे UPSC में क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि भारत सरकार के द्वारा मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। पहला लिखा था कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्तम अवसंरचनाएं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये कथन सही है। खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण और अपव्यय घटाने हेतु, ये कथन भी सही है। उद्यमियों के लिए उद्गामी परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराना हेतु, तो इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना तो नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला है यहाँ पे वीरता पुरस्कार से संबंधित कि भारत के राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस पर 80 कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से 12 मरणोपरांत दिए गए थे। ठीक है, यदि बात की जाए वीरता पुरस्कारों की तो इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को आरंभ किए गए थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वीरता पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे तो कब किए गए थे, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर आरंभ किया गया था। आगे आपसे एक और है कि जो सिविल लोग होते हैं उनके लिए भी है। 4 जनवरी 1952 को आरंभ किया गया था। इसमें भी 3 थे, अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2 और अशोक चक्र 3। इनकी 3 श्रेणियाँ थी, लेकिन 1967 में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर। ये 2 प्रकार के हैं। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, ये पुरस्कार दुश्मन के समक्ष बहादुरी के लिए प्रदान किए जाते हैं। वो कौन से हैं, महावीर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। जबकि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में कौन से आ जाएंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। जो वीर चक्र वो बने थे 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र थे इनका नाम 1967 में हुआ, लेकिन इसके कब से दिए जाते हैं तो 4 जनवरी 1952 को दिए जाते हैं। आप यहाँ इनकी इमेज भी देख सकते हैं। जैसे ये है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका 4 स्टार लगा दीजिए क्योंकि योजना बहुत ही चर्चा में थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है जो एक नवाचारी पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली को या रूफ टॉप सोलर पैनल को लगाना है। रूफ टॉप सोलर पैनल क्या होता है, जैसे घर है तो इसके ऊपर पैनल लगा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रूफ टॉप सोलर पैनल। इसका परिचय क्या है, ये जो रूफ टॉप सोलर पैनल होता है वो क्या है, ये है फोटोवोल्टिक प्रणाली होती है जिसमें विद्युत उत्पादन करने वाले सोलर पैनल आवासीय या व्यावसायिक भवन के ऊपर लगा दिए जाते हैं। इसका जो लक्ष्य है वो है ग्रिड से जुड़ी विद्युत की खपत को कम करके घरेलू उपभोक्ता के लिए घर पे विद्युत का उत्पादन करना। रूफ टॉप सोलर प्लांट जो होता है, यदि जैसे आपके पास अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है यदि प्लांट से, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रिड को उसका निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कमाई भी होगी। 2014 में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की स्थापित क्षमता को हासिल करना था। हालांकि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। परिणामस्वरूप सरकार ने समय समय पर 2022 तक बढ़ाकर 2026 कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप क्या करोगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ों के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं ना नवीकरणीय ऊर्जा में, तो इसको भी टिक मार दोगे, लेकिन इसका लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होगी। यदि वर्तमान सौर ऊर्जा की स्थिति की बात करें तो रूफटॉप सौर क्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें गुजरात जो है वो शीर्ष सूची पर है, जिसकी क्षमता जो है वो 2.8 गीगावाट है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो रूफटॉप क्षमता में कौन पे, गुजरात टॉप पर है। उसके बाद है
महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे ओवरऑल सौर ऊर्जा की बात की जाए कि सौर ऊर्जा की कुल क्षमता की, तो उसमें राजस्थान टॉप पर है और गुजरात सेकंड नंबर पर है। तो दो शब्द इस्तेमाल करें, एक है सौर ऊर्जा की कुल क्षमता और एक है सिर्फ रूफटॉप सौर क्षमता। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे हमने अलग से लिख भी दिया है कि कुल सौर क्षमता में राजस्थान 18.7 गीगावाट का उत्पादन करने के साथ शीर्ष पर है और गुजरात 10.5 गीगावाट का उत्पादन करता है। लेकिन छत पर स्थापित सौर प्रणाली के तहत गुजरात में 2.8 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब हाल ही में क्या हुआ है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर को देखा गया है। ये गोल्डन टाइगर क्या होता है? गोल्डन टाइगर कोई अलग दुर्लभ रूप रंग की प्रजाति नहीं है, बल्कि सफ़ेद और काले रंग की तरह एक उप प्रजाति है। ये केवल वन और केप जो कैप्टिव होता है आपका, मतलब उसमें साधारण रूप से आपको दुर्लभ रूप से देखने को मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क गोल्डन टाइगर बंगाल टाइगर के दुर्लभ रूप है, जो वाइट बेंड नामक अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो आपको मिला है गोल्डन टाइगर, उसका गोल्डन रंग किस कारण से है? वाइट बेंड नामक जीन के अप्रभावी होने के कारण। जो वाइट बेंड जीन होता है वो बालों के विकास के चक्र के दौरान मेलानिन उत्पादन को क्या कर देगा? कम कर देता है। इस प्रकार जो एक प्रोटीन होता है एगोटी, उसके उत्परिवर्तन के रूप में क्या होता है? सुनहरे रंग की त्वचा हो जाती है और उसके कारण आपका जो उनका नारंगी रंग की टेबी होता है तो वो उत्पन्न हो जाता है। जो टेबी जीन होता है वो क्या होता है? घरेलू बिल्लियों की प्रजातियों में एक प्रकार से जीन के रूप में विकास के रूप में मौजूद होता है। अब यदि हम बाघ की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसके प्राकृतिक आवास में वर्षा वन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल घास के मैदान और सवाना प्रदेशों में पाया जाता है। इसको महाद्वीपीय में पैंथेरा टाइग्रिस या एशिया महाद्वीप में कहा जाता है, जबकि सुंडा में इसको टाइग्रिस सोडाइंका भी के नाम से जाना जाता है। 13 बाघ रेंज वाले देशों में कौन कौन से हैं? जो आपके स्नो लेपर्ड आपने पढ़े थे, तो लगभग वही देश शामिल है, लेकिन कुछ देश उससे अलग है। जैसे आपके थाईलैंड थे, फिर चीन तो था उसमें भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे इसको बताया गया कि लुप्तप्राय है, परिशिष्ट 1 और अनुसूची 1 में शामिल है। इनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस चालू किया गया है। इसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई थी। और बिग कैट में कौन कौन शामिल होता है? बिग कैट में बाघ शामिल होता है, शेर शामिल होता है, तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ होता है, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो जगुआर और प्यूमा को छोड़कर ये पाँचों जो है भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो T x2 जो होता है अभियान, ये भी WWF के द्वारा संचालित किया गया था, जो 2022 तक बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य को इंगित करता है। टाइगर टाइम्स 2 को संदर्भित करता है। भारत के द्वारा जो इसके प्रोग्राम के लिए 1972 में गठित किया गया था क्या? बाघ संरक्षण प्राधिकरण। साथ ही साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था और भारत हर 5 वर्ष में बाघों की जनगणना भी करता है। यदि बात करें तो भारत में फिलहाल में 50 टाइगर रिजर्व है, जो हम देख चुके हैं पहले भी। और नागार्जुन सागर जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जबकि औरंग जो है वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। यदि हम काजीरंगा टाइगर रिजर्व की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो गोलाघाट और नागोना जिला असम में है। इन दोनों के मिश्रित रूप में पाया जाता है। 1985 में इस पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जोड़ा गया और 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधित्व क्षेत्र है। यहाँ पे बाघ के अलावा हाथी, जंगली हाथी, जल भैंस, भालू और गंगा नदी डॉल्फिन भी पाई जाती है तथा प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यदि आपसे सिर्फ असम की राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछ ली जाए और उनको मतलब पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व जमाने के लिए क्रम दे दें, तो हम जमा लेते हैं एक बार वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में जमा लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है रायमोना नेशनल पार्क, फिर दूसरे नंबर पे है मानस नेशनल पार्क, तीसरे पे है औरंग, चौथा है नामेरी, पाँचवें नंबर पे काजीरंगा, छठवें नंबर पर है डिब्रू सिखोवा और सातवें नंबर पर है दिएंग पटकई। अब यदि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि तकनीकी वस्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से विजयवाड़ा में तकनीकी वस्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुआ था सम्मेलन, तो विजयवाड़ा में हुआ था। विजयवाड़ा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पे नेशनल क्वांटम मिशन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कभी कभी। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में शीर्ष 6 अग्रणी देशों में भारत को शामिल करना है। वर्तमान में क्वांटम प्रौद्योगिकी के शीर्ष देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, चीन और ऑस्ट्रिया देश जैसे देश इसमें शामिल हैं। यदि बात करें भारत की, तो इसके क्वांटम प्रोग्राम की अवधि क्या होगी? 2023-24 से 30-31 के बीच होगी। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और देश भर में विभिन्न डोमेन में 4 थीम आधारित
आपको क्या बनाना पड़ेगा, इनके हब्स बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य देखभाल एवं निदान, रक्षा, ऊर्जा और डेटा की सुरक्षा में व्यापक रूप से इनका अनुप्रयोग किया जाएगा। स्वदेशी निर्मित क्वांटम आधारित कंप्यूटर का सुदृढ़ीकरण करना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ परमाणु प्रणाली, परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नीमीटर विकसित करने का भी इसका एक लक्ष्य है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एसडीजी जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली चीज़ों में भी इसको शामिल किया गया है। अब यदि पूछा जाए कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्या है, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरविजन सहित क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों की सहायता से काम करती है। अब क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होती है, किसी आपसे ये भी पूछ सकते हैं पेपर में कि क्वांटम सुपरपोजिशन क्या है। तो किसी क्वांटम प्रणाली की एक साथ कई अवस्थाओं में होने की क्षमता को क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। जबकि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बिट्स या बाइनरी को शून्य के रूप में संग्रहित करते हैं। कंप्यूटर उन क्यूबिट्स का उपयोग करता है जो एक ही समय में शून्य या दोनों रूप से हो सकती है। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो या तो क्या हो सकता है, बाइनरी वाले, या तो वो शून्य हो सकता है या एक के रूप में दर्शाता है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर होता है क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर, वो एक साथ शून्य भी हो सकता है और एक रूप में भी दर्शा सकता है। ठीक है, यद्यपि डिजिटल कंप्यूटर डेटा को बिट्स के रूप में संग्रहित करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है उन क्यूबिट्स के रूप में उपयोग करता है। तो क्यूबिट्स किसकी इकाई है, तो क्वांटम कंप्यूटर की इकाई है, जो एक ही समय में एक शून्य और दोनों के रूप में एक साथ दर्शा सकता है। सुपरपोजिशन स्थिति संभावनाओं की एक व्यवहारिक रूप से अनंत सीमा का निर्माण करती है, जिसमें तेज़ी से एक साथ समानांतर गणना की अनुमति मिलती है। जबकि जो आपका एंटेंगलमेंट होता है वो क्या होता है, एक जोड़ी के दो सदस्य एक ही क्वांटम अवस्था में, मतलब ब्रह्मांड में एक पिंड यहाँ पर है और एक पिंड यहाँ पर है, ये दोनों जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट में। तो क्या होगा, इसके मूवमेंट पे ना इसकी पोजीशन में भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें होता है। यदि आप उनमें से एक के गुणों को बदल देते हैं तो दूसरा भी तुरंत बदल जाता है। इसका उपयोग क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में सुरक्षित एन्क्रिप्शन कुंजी के लिए किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं, जैसे जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि एक ना कोड चलता है, जैसे कोई व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा इसके माध्यम से, तो क्वांटम एंगलमेंट के माध्यम से क्या होगा कि सभी चीज़ में छेड़छाड़ हो जाएगी। तो ये पता लग जाएगा कि किसके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी और मतलब कौन सा अंग था जिसमें छेड़छाड़ की गई थी, ताकि आप उसमें सुधार करके उसको पुनः प्राप्त कर सकें। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई गई है कि यदि प्रच्छन्न स्वाभी संचरण को रोकने का प्रयास करता है तो कणों की उलझी हुई स्थिति अशांत हो जाएगी, जिससे इस तरह के प्रयासों का पता चल जाएगा। अब हाल ही में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। तो 30 जनवरी को क्या हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी है उनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत का राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। अब भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है, राष्ट्रीय शहीद दिवस 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर को बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। यदि गांधी जी की बात करें तो इनके नेता कौन, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके द्वारा 9 जनवरी को जब भारत आए तो इनके उसी समय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इनका महत्वपूर्ण योगदान चंपारण सत्याग्रह में, सविनय हड़ताल में, भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह में, ठीक है, देखने को मिलता है। साथ ही असहयोग आंदोलन में प्रभावित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी अरविंद समझौता, पूना पैक्ट, इन सब में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी महत्वपूर्ण बुक में हिंद स्वराज और माय एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ इनकी आत्मकथा। साथ ही साथ इनकी साप्ताहिक पत्रिका में हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन शामिल होता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे चर्चा में था सदा तंसिक। सदा तंसिक क्या है, सदा तंसिक जो है वो भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। अभी आपने पढ़ा था डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट जो है वो यूएई, फ्रांस और भारत की संयुक्त वायुसेना का अभ्यास था। जबकि सदा तंसिक जो है वो सऊदी अरब और भारत के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर अध्याय जो आपका कौन सा है 7, उसके तहत अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त अभियानों के लिए दोनों देश की सेना को प्रशिक्षित करना है। फिर इसी क्रम में इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। कहाँ पे किया गया, तो तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता क्या है, तो इसमें भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बहुविषय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जो कि प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाती है।
इसके तहत अभी तक 5 संस्करण हो चुके थे, ये छठा संस्करण है। 5 संस्करण पहले कहाँ हो चुके हैं, तो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, ठीक है, पंचकुला और भोपाल, ऐसी 5 जगह है जहाँ पर ये पहले हो चुका है। छठा जो है वो अभी तमिलनाडु है। अब जो 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, एक है 17 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों के लिए, एक है 21 वर्ष से अधिक से कम उम्र के कॉलेज छात्रों के लिए। ये एक टीम चैंपियनशिप प्रारूप होता है जिसमें यूपी और जो आपके राज्य है वो भागीदारी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा को छोड़कर अभी तक किसी भी राज्य की अन्य टीम ने ये खिताब अपने नाम नहीं किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक कौन से 2 राज्यों ने खिताब प्राप्त किया है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा के द्वारा किया गया है। और इसका छठा संस्करण जो है वो तमिलनाडु के 26 किलो में से 933 पदक शामिल है। स्केच जो है वो इस वर्ष इसमें शामिल किया गया है, और इस वर्ष का शुभांकर जो है वो वीरा मंगई है। वीरा मंगई जो है वो रानी वेलु नचियार है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया खेल जो यूथ गेम है 6th, उनके जो वो है शुभांकर, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है वीरा मंगई या रानी वेलु नचियार, ठीक है। इसके अलावा खेलों के लोगों में कवि जो तिरुवल्लुर हैं उनकी आकृति को भी उल्लेखित किया है। तो दोस्तों ये हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और अगले वीडियो में हम फरवरी की करंट अफेयर को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसको कमेंट कीजिए, इसमें हमको बताइए कि और हम क्या सुधार करें। आप ये बताइए कि मतलब हमें और क्या क्या नई चीज़ें इसमें शामिल करना चाहिए, आपको किस तरीके से और अच्छा लगेगा इस चीज़ों को समझने में, ठीक है। दूसरा आप ये बताइए कि मतलब क्या आप अपने दोस्तों को भी जिसको शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप वॉच करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से ही हम कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने UPPSC के लिए हमारी जो PYQ सीरीज़ है आप उसको जाकर देखिए, उसमें हमने किस प्रकार क्वालिटी कंटेंट दिया है, ताकि आपको मतलब हमारी मेहनत का अंदाज़ा लगे। यदि आप अपनी मेहनत को अच्छा पाते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी की करंट अफेयर के साथ।